हेलो टू एवरीवन। सीएसआर नेट फिजिकल साइंस के आज के इस लेक्चर में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स का, विच इज़ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी से जुड़े हुए जो थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ जो सीएसआर नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनका भी सॉल्यूशंस देखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए अब देखते हैं कि रेडियो एक्टिविटी जो है, इसके कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो एक तो हमारे पास रहेगा एक्टिविटी, ये आपको पता रहना चाहिए एक्टिविटी क्या होता है। इसके अलावा हाफ लाइफ, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एवरेज या फिर मीन लाइफ, ठीक है। फिर इसके बाद जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन। और लॉ ऑफ सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन में हम दो केसेस पढ़ने वाले हैं। एक हमारे पास रहेगा ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम और एक रहेगा सेकुलर इक्विलिब्रियम, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हम लोग करेंगे सीएसआर नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस प्रकार से आज का ये लेक्चर जो है वो बेस्ड रहेगा ऑन दी रेडियो एक्टिविटी। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं एक्टिविटी। तो देखो क्या होता है कि हमारे पास कुछ न्यूक्लियाई, जैसे मैंने पहले लेक्चर के अंदर जो डिस्कस किया था बाइंडिंग एनर्जी वाले लेक्चर में, कि कुछ न्यूक्लियाई क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, यानी कि उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमारे पास में चेंज नहीं होंगी टाइम के साथ। जबकि मैंने कहा था कि कुछ हमारे पास न्यूक्लियाई हैं वो अनस्टेबल होते हैं, और अनस्टेबल के केसेस में क्या होता है कि फिर वो अपनी न्यूक्लियाई की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमारे पास चेंज होती रहती हैं टाइम के साथ में। यानी कि ये क्या करेंगे, स्टेबल की तरफ प्रोसीड करने की कोशिश करेंगे बाय वेरियस मोड्स ऑफ द डिके। और जब वेरियस मोड्स ऑफ डिके पॉसिबल होगा तो ऐसे केसेस में क्या है कि या तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शंस होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंटरेक्शंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं वो बाहर निकलेंगी, या फिर कुछ हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि अल्फा है, बीटा नेगेटिव है, बीटा पॉजिटिव है, ये हमारे पास बाहर निकल सकते हैं। तो वो हमारे पास रिएक्शन जो है वो बेस्ड रहेगी किस प्रकार से n/p रेशो को बढ़ाना चाह रहे हैं कि घटाना चाह रहे हैं, इस बात के ऊपर। तो ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब यहां पर क्या है कि रेडियो एक्टिविटी में जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनकी खोज की गई। जैसे कि हम बात करें यूरेनियम की, तो यूरेनियम भी जो है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और यूरेनियम की खोज की गई थी हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा, ठीक है। तो उन्होंने जो है इसको सनलाइट में भी एक्सपोज करवा के देखा, इसको डार्क में भी एक्सपोज करवा के देखा, और उसने पाया कि ये कुछ सर्टेन रेडिएशंस जो हैं वो इमिट करता है, जो कि गैसेस को आयोनाइज करने में कैपेबल है, ठीक है। तो इसने उस आधार पे बताया था कि यूरेनियम साल्ट जो है, ये यूरेनियम जो है वो हमारे पास क्या होता है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। बाद में क्या होता है कि उसकी जो लेबोरेटरी है बैक्यूरेल की, उसके अंदर जो क्यूरी है उन्होंने ज्वाइन किया था, और फर्दर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे उनकी खोज की गई थी। जैसे कि हमारे पास होता है रोडियम, ठीक है, ये भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, पोलोनियम, ठीक है। तो इस प्रकार से और भी अधिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की यहां पर खोज की गई। अब यहां पर हम लोगों ने जो डिस्कस करना है सबसे पहले, कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में टाइम के साथ में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो डिक्रीज करते जाते हैं दरअसल, ठीक है, क्योंकि यहां पर मोड्स ऑफ डीके पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर क्या कर रहे हैं कि एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं dN/dt। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ टाइम के साथ में नंबर ऑफ एटम्स किस प्रकार से डिक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि डिक्रीज की बात चल रही है तो माइनस साइन भी लगा देते हैं, ठीक है। एंड दिस टर्म इज डिफाइंड एज नथिंग बट एक्टिविटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। सो एक्टिविटी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि टाइम के साथ नंबर ऑफ एटम्स किसी न्यूक्लियाई में कितने रेट से डिक्रीज हो रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, एक टर्म डिफाइन करते हैं विच इज नथिंग बट एक्टिविटी, ठीक है। अब एक लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव आता है, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, जो ये कहेगा कि जो एक्टिविटी है दिस शुड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स विच आर ओरिजिनली प्रेजेंट, ठीक है। जो ओरिजिनली हमारे पास प्रेजेंट है ना, उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये, ठीक है। तो अब यहां पर अगर इसी इक्वेशन में इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा दिया जाए, ठीक है, देन दिस शुड इक्वल टू लैम्डा इंटू एन। लैम्डा एन हमारे पास में रहेगा, और इस लैम्डा को हम लोग बोलते हैं डीके कांस्टेंट। लैम्डा को हम बोलेंगे डीके, या फिर इसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है।
चलिए dn बाई dt इज इक्वल टू लैम्डा n, ये हमारे पास इक्वेशन आता है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके से, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ से कि n वाली टर्म को एक तरफ कर लेते हैं और ये जो t वाली टर्म है उसको एक तरफ कर लेते हैं। फिर आपको ये पता चल जाएगा इंटीग्रेट करने से कि नंबर ऑफ एटम्स किस प्रकार से टाइम के साथ जो है वो डिके कर रहे हैं, मतलब एक्सपोनेंशियली कर रहे हैं कि लॉगरिथम कर रहे हैं, ठीक है, लीनियरली कर रहे हैं, इस प्रकार से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे dn बाई n दिस इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एंड dt, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करते हैं एक बार। अच्छा, यहां पर इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा? सो स्टार्टिंग हम लोग कहां से कर रहे हैं? स्टार्टिंग हमारे पास में n नोड से हो रहा है, ठीक है। और किसी टाइम t के ऊपर आप देख लीजिए कि यहां पर नंबर ऑफ एटम्स जो लेफ्ट हो जाते हैं वो कितने हो जाते हैं, मान लीजिए n के बराबर, ठीक है। सो n नोड से n तक हम लोग जा रहे हैं। यहां पर 0 से लेकर के t तक आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में टाइम 0 रहा होगा, फिर किसी टाइम t के ऊपर नंबर ऑफ एटम्स कितने बच गए, कैपिटल N, ठीक है। स्टार्टिंग में कितने लेकर के चले थे, n नोड लेकर के चल रहे थे। सो dn बाई n यानी कि n 1/n का हमारे पास इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू n, तो हमारे पास हो जाएगा नेचुरल लॉगरिथम n, ठीक है। और यहां से लिमिट पुट करेंगे, सो n नोड से लेकर के n तक हो जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू, यहां से हो गया माइनस लैम्डा और ये हो जाएगा t के बराबर, ठीक है। इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा ln n माइनस ln n नोड, ठीक है। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं ln ऑफ n बाई n नोड, ठीक है। फिर इस नेचुरल लॉगरिथम को इधर भेजेंगे तो एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा हो जाएगा हमारे पास e की पावर माइनस लैम्डा t और n नोड भी उधर आ जाएगा, सो दिस इज n नोड एंड दिस इज इक्वल टू n। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया जो ये बता रहा है कि किसी भी टाइम t के ऊपर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे किसी हमारे पास में न्यूक्लियाई के अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट रहेंगे किसी टाइम t पर, वो किस प्रकार से वेरी कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियली वेरी कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियली वेरी करेंगे तो आप लोग इसका ग्राफ भी जो है बना सकते हैं, इस प्रकार का ग्राफ जो है हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। दिस इज n, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा n बाई n नोड और दिस इज टाइम, ओके। ये हमारे पास हो सकता है। और आप जानते हैं कि जो n है, ठीक है, यहाँ पर n वर्सेस t देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर जो n है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ एटम्स आफ्टर इन ए न्यूक्लियाई आफ्टर टाइम t जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। और हम जानते हैं कि एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस नंबर ऑफ एटम्स, तो आप ऐसा कहेंगे कि जो एक्टिविटी का ग्राफ बनाया जाएगा तो वो भी कुछ इसी प्रकार का नजर आने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हाफ लाइफ की। तो अब हाफ लाइफ क्या होता है, देखो नाम ही सजेस्ट कर रहा है। हाफ लाइफ का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कितने टाइम बाद जो नंबर ऑफ एटम्स है किसी न्यूक्लियस में वो हाफ हो चुके हैं इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स के। यानी कि कंडीशन क्या होगी कि n इज इक्वल टू n नोड बाई 2 जो है वो कितने टाइम में हो गए, है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। कैसे, n का वैल्यू हम रख देते हैं n नोड बाई 2। सो n नोड बाई 2 दिस इज इक्वल टू हमारे पास है n नोड e की पावर माइनस लैम्डा टी। और ये जो स्मॉल t है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, आप हाफ लाइफ निकालना चाहते हैं तो t हाफ यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। सो इस t हाफ की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर हो जाएगा, देखो n नोड से n नोड कैंसिल आउट, सो आई एम गेटिंग नेचुरल लॉगरिथम आएगा इस तरफ में, तो यहां पर हो जाएगा ln 1 माइनस ln 2 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t हाफ, ठीक है। दोनों तरफ आपने नेचुरल लॉगरिथम ले लिया है, ठीक है। अच्छा, फिर देखिए ln 1 कितना होता है, 0 होता है। सो ये तो 0 हो गया हमारे पास, माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट होगा। सो t हाफ की जो वैल्यू आ गई दिस वाज ln 2 डिवाइड बाय लैम्डा, और नेचुरल लॉगरिथम जो 2 होता है इसका वैल्यू है 0.693 डिवाइड बाय लैम्डा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है हाफ लाइफ टाइम का। आप देखेंगे CSR नेट के या गेट के अदर जो हमारे पास में क्वेश्चंस आए हुए हैं बेस्ड ऑन द रेडियो एक्टिविटी, उसके अंदर ये वाला फॉर्मूला जो है वो इस्तेमाल हो रहा होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे इस चीज को। फिर इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कि जैसे हम लोगों ने जैसे बात किया अभी कि जिस समय पर टाइम जो है वो हाफ लाइफ टाइम के बराबर रहेगा, उस टाइम पर हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स इनिशियल के हाफ रहेगा। तो जैसे 2 हाफ लाइव्स अगर हो जाती हैं किसी न्यूक्लियाई के अंदर, है ना, तो 2 हाफ लाइव्स में क्या होगा, स्मॉल t इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t हाफ। तो ऐसे केस में जो नंबर ऑफ एटम्स बचेंगे वो कितने बचेंगे, n इज इक्वल टू n नोट बाई 2 तो फर्स्ट हाफ लाइफ में बचे थे और फिर उसका भी हाफ कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये 2 हाफ लाइव्स में हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स बचे होंगे। फिर इसी प्रकार से 3 हाफ लाइफ टाइम में देखें हम लोग तो स्मॉल t इज इक्वल टू 3 t हाफ हो जाएगा एंड n इज इक्वल टू कितना हो गया, n नोड बाय ये कितना हो गया 4, ठीक है, और इसका डिवाइड बाय 2, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते थे n नोड और डिवाइड बाय 2 का पावर 2, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। और सिमिलरली इसका हम लोग कैसे लिख सकते हैं, n नोड डिवाइड बाय 2 की पावर 3, और इस प्रकार से चलता चला जाएगा। तो इन जनरल मैं ऐसा कह सकता हूं कि आफ्टर द n हाफ लाइव्स वी से दैट आफ्टर द टाइम व्हेन
n times the t half, then we say that in this case n is equal to n node by 2 की पावर n, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पे n का वैल्यू आपको पता चल गया है कि स्मॉल n का वैल्यू कितना है, स्मॉल t डिवाइड बाय t हाफ। So after n half lives, we say that the time will be n times the half life time, and the number of atoms which have to मतलब हम जो हमारे पास जो number of atoms बचेंगे वो कितने होंगे, number of atoms decayed that would be n node divided by 2 की पावर n। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर जो है इसी को ही थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं एक्सप्रेशन को, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में n by n node, दिस इज इक्वल टू 1 by 2 की पावर n, या हम इसे लिख सकते हैं 1/2 की पावर t by t हाफ। ठीक है, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। और आप जानते हैं कि जो n है, ठीक है, हमारे पास जो एक्टिविटी था, एक्टिविटी दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n था फ्रॉम द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि a by a नोड, है ना, a by a नोड दिस इज इक्वल टू 1/2 की पावर स्मॉल t by t हाफ। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर ये वैलिडेट करेगा दरअसल। ठीक है, आप चाहें तो इसको कंप्लीट में भी लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं, क्योंकि 1 की पावर आप कुछ ले लीजिए वो सेम ही आना है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, ओके, स्मॉल t बाय t हाफ, है ना, 1 की पावर चाहे कुछ भी हो तो 1 ही आता है हमारे पास। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये भी एक जनरल फॉर्मूला है और ये भी एक जनरल फॉर्मूला है फॉर दी टाइम अगर आपको दे रखा होगा, और यहाँ पर इन केस आपको अगर हाफ लाइफ टाइम दे रखा है, इनिशियल एक्टिविटी दे रखा है, तो स्मॉल t टाइम पे आप एक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली आप नंबर ऑफ एटम्स की भी बात करें तो यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सामने आते जा रहे हैं, इनको आप लोग जो है देखते जाइएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है एवरेज या फिर मीन हाफ लाइफ। ठीक है, सॉरी मीन हाफ लाइफ नहीं, मीन लाइफ। ठीक है, तो हम कहेंगे एवरेज लाइफ ऑफ ए न्यूक्लियाई, है ना, किसी न्यूक्लियाई की जो एवरेज लाइफ होती है वो कितनी होती है। ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप लोग, ये फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, देखिए सबसे पहले आप ये कर लीजिए कि जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे किसी न्यूक्लियाई में उन सब की आप एज कैलकुलेट कर लो और डिवाइड कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो सैंपल के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से एवरेज लाइफ जो है किसी न्यूक्लियाई की कैलकुलेट हो सकती है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला हमारे पास रहेगा एज ऑफ ऑल एटम्स इन ए न्यूक्लियाई डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ए न्यूक्लियाई, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। इसी प्रकार से एवरेज लेते हैं ना हम लोग, अगर हम लोग एवरेज लेना चाहें, ठीक है, एवरेज किसका, लाइफ टाइम का, तो हम लोग कैसे लेंगे, एज निकाल लें आप लोग सभी एटम्स का और उसको डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ एटम्स से। अच्छा, अब देखो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट थे, तो हम जान रहे थे कि इनिशियली कितने प्रेजेंट थे, n नोड के बराबर प्रेजेंट थे इनिशियली। ठीक है, तो अब टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्योंकि n नोड के बराबर है, फिर बाद में तो डिके करते चले जाएंगे तो वैल्यू मुझे n नोड से कुछ ना कुछ कम ही मिलती चली जाएगी। तो इनिशियली जितने थे वही उसके अंदर हमारे पास में मैक्सिमम रहेंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स वही हमारे पास n नोड के बराबर होंगे। अब अगर एज निकालना चाहते हैं सभी एटम्स की तो किस प्रकार से निकालें, तो मान के चलते हैं कि टी टाइम के बाद हमारे पास, या ऐसा कर लो कि टी टाइम के अंदर dn नंबर ऑफ एटम्स जो है वो क्या हो जाते हैं, हमारे पास डिके कर जाते हैं। ठीक है, टी टाइम जो है जब वो पास आउट हो जाता है तो ऐसे केस में dn नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं या फिर डिके कर जाते हैं। तो बताओ फिर कि इन dn नंबर ऑफ एटम्स की एज कितनी हो गई या लाइफ कितनी होगी इनकी, तो इनकी लाइफ हमारे पास हो जाएगी या एज हमारे पास हो जाएगी t इंटू dn, बताओ होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना, स्मॉल नंबर ऑफ एटम्स के लिए निकालिए ना सबसे पहले आप लोग, तो स्मॉल नंबर ऑफ एटम्स dn अगर आप लोगों के डिके कर जाते हैं इन स्मॉल टाइम t, तो उनका एवरेज, तो उनका जो हमारे पास एज होगा या लाइफ होगा दैट वाज स्मॉल t इंटू dn कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, और अगर हम लोग सभी एटम्स की एज निकालना चाहते हैं, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको। ठीक है, और इंटीग्रेट भी कहां से करेंगे, कहां से कहां तक, स्टार्टिंग में कहां पर n नोड, स्टार्टिंग में कितने थे नंबर ऑफ एटम्स n नोड, और जब हमारे पास फाइनली जब आप पहुंचेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स कितने बचेंगे, 0 बच जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो फॉर्मूला रहता है ये, इससे आप लोग सभी एटम्स की एज का पता लगा सकते हैं। अब ये जो dn है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, क्योंकि n का वैल्यू मुझे मालूम है ना, n का वैल्यू भी लिखा था n इज इक्वल टू n नोड e की पावर माइनस लैम्डा t। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा n इज इक्वल टू n नोड e की पावर माइनस लैम्डा t, सो dn का वैल्यू हो जाएगा n नोड इंटू में माइनस लैम्डा एंड e की पावर माइनस लैम्डा t एंड dt, ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, तो देखिए कितना आ गया है यहाँ से। ठीक है, सो टोटल एज है ना, टोटल एज ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस दिस इज इक्वल टू, ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो लिमिट है ना वो चेंज हो जाएगी, यहाँ तो dn था और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो dt है ना, तो यहाँ लिमिट जो है वो चेंज होगी। तो लिमिट क्या होनी चाहिए बताओ, टाइम की, टाइम की लिमिट ये होनी चाहिए कि स्टार्टिंग में टाइम कितना था 0, और जब हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स सभी के सभी
डिके हो जाते हैं तो वो बहुत टाइम बाद होते हैं ना, आपने देखा होगा बहुत टाइम है ना, सालों लग जाते हैं उस केस में, मिलियन ईयर्स लग जाते हैं कई बार। तो यहाँ पर 0 से लेकर के कितने होंगे, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ठीक है, तो 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक लगाना यहाँ पर सही रहेगा इंटीग्रेशन का लिमिट। नाउ स्मॉल t और e की पावर माइनस लैम्डा टी और dt, तो ये तो मेरे पास आ गया इंटीग्रेशन, और बाकी चीज है मेरे पास कॉन्स्टेंट विच इज नथिंग बट माइनस लैम्डा एन नोड। ठीक है, माइनस लैम्डा एन नोड। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसको इंटीग्रेट करना आसान रहेगा। देखिए एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होता है हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n e की पावर माइनस ax dx, आपने पढ़ा होगा। तो इसका वैल्यू होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय a की पावर n प्लस 1। तो अगर इसका फॉर्मूले का इस्तेमाल करें यहाँ पर तो टोटल एज कैलकुलेट हो जाएगी हमारे पास में माइनस लैम्डा एन नोड। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा n फैक्टोरियल मतलब 1 फैक्टोरियल जो कि 1 ही रहेगा। ठीक है, डिवाइड बाय फिर यहाँ से हो जाएगा a जो कि लैम्डा है, सो लैम्डा की पावर 2 हो गया यहाँ से। दैट मीन्स यहाँ से आ गया माइनस एन नोड डिवाइड बाय लैम्डा, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, ये माइनस साइन जो है ना वो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, बिकॉज एज कभी नेगेटिव में तो नहीं आएगी हमारे पास। ठीक है, इस वजह से आप लोग इसका मॉडुलस लेकर के लिख सकते हैं एन नोड बाय लैम्डा। ठीक है, एन नोड बाय लैम्डा आप लोग यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर मैं क्या करूंगा यहाँ से, अगर एवरेज लाइफ निकालना चाह रहे हैं तो इस फॉर्मूले में पुट करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं एन नोड से ये एन नोड कैंसिल आउट हो जाएगा, सो वी गेटिंग द आंसर विल बी 1 बाय लैम्डा। सो दिस इज द टी एवरेज। ठीक है, या फिर टी मीन, ये हमारे पास में फाइंड आउट हो गया। और हम जानते हैं वी नो, अभी एक रिलेशन हमारे पास आया था। ठीक है, तो रिलेशन था कि टी हाफ यानी हाफ लाइफ टाइम दिस इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय लैम्डा। ठीक है, सो 1 बाय लैम्डा हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो मेरे पास हो जाएगा टी एवरेज इज इक्वल टू टी हाफ डिवाइड बाय हो जाएगा 0.693, और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आती है 1.44 टी हाफ। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया कि एवरेज जो लाइफ टाइम होती है किसी भी न्यूक्लियाई की, ये हमारे पास हाफ लाइफ टाइम डिसाइड करता है। तो हाफ लाइफ टाइम का कितना मल्टीपल, 1.44 टाइम मल्टीपल होता है। ठीक है, और इन जनरल अगर फॉर्मूले की बात करें तो 1 बाई डी के कॉन्स्टेंट। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये एवरेज लाइफ टाइम जो है उसका जिक्र हम लोगों ने किया। ठीक है, तो हाफ लाइफ हम लोगों ने देखा, एक्टिविटी क्या होता है वो हम लोगों ने देखा कि टाइम के साथ किस प्रकार से नंबर ऑफ एटम्स डिके करते हैं, इस बात को बताता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, अगर इनिशियल एक्टिविटी दे रखा है किसी टाइम टी पर निकलवा रहा है तो ये वाला फॉर्मूला। इसी प्रकार से स्टार्टिंग के नंबर ऑफ एटम्स दे रखे हैं, स्मॉल टी में कितने नंबर ऑफ एटम्स बचेंगे। ठीक है, मतलब बचेंगे नहीं मतलब कितने डिके हो गए, बचने के लिए तो फिर आप एक काम ये करिए यहाँ पर -1 कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जितने नंबर ऑफ एटम्स स्टार्टिंग में थे तो माइनस एन नोड हो जाएगा ना यहाँ पे। ठीक है, आप कैपिटल एन वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स जो डिके होंगे इन द टाइम टी। तो अगर आपसे ये पूछे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट अनडिकेड, तो वो कितने हो जाएंगे, स्टार्टिंग में कितने लेकर के चले थे, माइनस कितने डिके हो चुके हैं, यानी एन नोड माइनस एन, ऐसा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, किसी प्रकार इस प्रकार का अगर फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास, ये क्वेश्चन आ जाता है इस प्रकार का। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा आप देखें तो क्लास 11th और बीएससी में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो भी आता है हमारे पास। ठीक है, जो CSR नेट एस्पेक्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, एंड दैट वाज लॉ ऑफ सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसकी हम लोग बात करते हैं, लॉ ऑफ सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन। देखो जैसे ना इसका नाम जो है ना वो सजेस्ट कर रहा है, डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, डिके करना, और सक्सेसिव का मतलब क्या हो गया कि बार बार डिके करना, है ना, बार बार डिके करना। ठीक है, तो सक्सेसिवली डिके हो क्यों रहा है, दरअसल तो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए हो रहा है। यही तो आंसर होगा ना हमारे पास कि अनस्टेबल होते हैं रेडियो एक्टिव, तो इसमें क्या होगा, स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए बार बार अपने आप को क्या कर रहे होते हैं, बार बार हमारे पास में डिसइंटीग्रेशन या डिके उनका हो रहा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारे पास में रुदेनियम है। ठीक है, तो रुदेनियम किस में जाएगा, बीटा नेगेटिव इमिट करेगा। आपने बताया था ना ये कि जो हैवी न्यूक्लियाई होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे पास बीटा नेगेटिव मोस्टली जो है वो डिके करते हैं। ठीक है, जिसमें n/p का रेशियो क्या हो जाता है हमारे पास, कम हो जाता है। ठीक है, मैंने डिस्कस किया था। सो रुदेनियम जो है वो बीटा नेगेटिव डिके में जाएगा और ये रोडियम में चला जाएगा, रोडियम से फिर वो पैलेडियम में चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जाता है ये बीटा नेगेटिव फिर दोबारा से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास पेरेंट न्यूक्लियाई था। ठीक है, फिर ये डॉटर न्यूक्लियाई बना, फिर डॉटर फर्दर डिवाइड हुआ किसके अंदर, ग्रैंड डॉटर के अंदर, और ये फर्दर चेन आगे भी हो सकती थी, बट फिर यहां पर मुझे जो पैलेडियम मिल जाता है दिस इज स्टेबल एक्चुअली। ठीक है, ये मेरे पास क्या मिल गया, स्टेबल मिल गया। तो इस प्रकार की रिएक्शंस पॉसिबल हो सकती हैं, आगे भी रिएक्शन जा सकती हैं, तो इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब ये सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो सवाल बनता है वो ये है
कि लेट अस कॉल दिस इज x एलिमेंट एंड दिस इज अनस्टेबल एंड दिस गोज टू सम हमारे पास न्यूक्लियाई है जो कि y है, इसमें डिके कर जाता है एंड देन इट गोज टू z एंड z वी गेट लेट अस कॉल दैट इज स्टेबल। ठीक है, तो आप ये फाइंड आउट अगर करना चाहते हैं कि y और z में कितने नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास डिके किए, ठीक है, या कितने नंबर ऑफ एटम्स टी टाइम के अंदर हमारे पास डिके हो रहे हैं, तो उसको कैलकुलेट कैसे किया जाए। ठीक है, तो आप जानते हैं ये वाला पेरेंट न्यूक्लियाई है, दिस इज डॉटर एंड दिस इज ग्रैंड डॉटर। तो आपसे पूछा जा सकता है हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स गेट टू बी डिकेड आफ्टर टाइम टी इन दिस y एंड इन दिस z। ठीक है, ये हमारे पास में फाइंड आउट करना हो सकता है। तो देखो सबसे पहले इनिशियली अगर मैं बात करूं, इनिशियल कंडीशन आपको जरूर पता होना चाहिए। तो इनिशियल कंडीशन में तो आप ये करके चल रहे थे कि x जो एलिमेंट था, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ जो एटम्स प्रेजेंट हैं लेट अस कॉल देम n नोड। ठीक है, और यहां तो हमारे पास जब डिके हुआ ही नहीं था इनिशियल टाइम के ऊपर, तो इसमें हम लोग ऐसा कहेंगे इसमें 0 और 0 थे स्टार्टिंग में। फिर जब हम बात कर रहे हैं किसी टाइम की बात करेंगे, तो टाइम पर क्या होगा कि लेट अस कॉल इसके अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो बच गए हमारे पास n1, इसमें n2 और इसमें हमारे पास कितने हो गए n3। ठीक है, तो इस प्रकार से डिके करते हुए किसी भी टाइम के ऊपर आपको इन तीनों की वैल्यूज जो कैलकुलेट करनी है। तो हम ऐसा कह सकते हैं एट टाइम टी, है ना, एट टाइम टी। तो ये कब का है हमारे पास कंडीशन इनिशियल, यानी टाइम कितना रहा है 0। तो उस समय पे x के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट थे n नोड, और क्योंकि ये डिके नहीं हुआ था तो यहां पर कितने हो जाएंगे 0 0। जब टाइम t होगा तो उस समय क्या होगा n1, इसमें n2 और इसमें n3। व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n2 एंड n3। ठीक है, चलिए अब इसमें जब आप फाइंड आउट करना चाहेंगे तो एक बात बताइए, n1 का वैल्यू कितना होगा। ये तो बहुत आसान है लिखना। n1 का वैल्यू कैसे लिख सकते हैं हम लोग, यूजिंग दैट फॉर्मूला हमने लिखा था ना, n इक्वल टू NO d की पावर माइनस लैम्डा टी, यानी किसी भी न्यूक्लियाई के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स जो है वो हमारे पास डिके किए हैं इन टाइम टी, वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं दरअसल। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा n1 इज इक्वल टू n नोड एंड e की पावर माइनस लैम्डा 1t। लेट अस कॉल दिस लैम्डा 1, है ना, इसका जो हमारे पास में डिके कांस्टेंट है वो लैम्डा 1 है और इसका डिके कांस्टेंट लेट अस कॉल लैम्डा 2 है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा। सो n1 इज इक्वल टू n नोड e की पावर माइनस लैम्डा 1t। ठीक है, चलिए सो dn2 बाई dt, इसमें डायरेक्टली आप नहीं लिख सकते हैं, इसमें आपको इक्वेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो टाइम के साथ किस प्रकार से हमारे पास ये नंबर ऑफ एटम्स जो है वो y के अंदर चेंज हो रहे हैं। सो dn2 बाई dt दिस इज इक्वल टू, अब आप खुद से देखिए कि इसके अंदर क्या होगा कि x जो है यहां से तो इसके एटम्स मिल रहे हैं, ठीक है, n1 नंबर में, और यहां से क्या होगा y से z के अंदर जा रहे हैं। तो देखो इसको जब मिलेंगे तो यहां पर जो वैल्यू लिखेंगे आप पॉजिटिव में लिखेंगे ना यहाँ पर, सो प्लस का यहां पर हो जाएगा लैम्डा 1। ठीक है, यहाँ का जो डिके कांस्टेंट है उसे लैम्डा 1 मानिए, यहाँ का डिके कांस्टेंट लैम्डा 2 मान लीजिए। ठीक है, सो लैम्डा 1 एंड देन n1, तो ये प्लस का लिखा है। ठीक है, ये प्लस का किस लिए लिखा है, बिकॉज इसको ये मिल रहे हैं ना, तो यहाँ पर ऐड हो रहे हैं तो प्लस लिखेंगे। फिर यहाँ से तो जा रहे हैं z के अंदर, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का लैम्डा 2 और n2, ये मेरे पास हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इक्वेशन को लिखना है, क्योंकि y को जो हमारे पास मिल रहे हैं वो x से मिल रहे हैं और जा रहे हैं वो z में जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन है तो हमारे पास डिके भी है, दरअसल लॉस भी हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो हमारे पास जो प्रोडक्शन है उसके लिए पॉजिटिव जो मिल रहे हैं उसके लिए, और नेगेटिव जो लॉस हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा इस इक्वेशन को हम लोग सोल्व कर सकते हैं, यहाँ से n2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है मुझे। तो इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए एक बार, रीअरेंज करने पर हम इसको लिख सकते हैं dn2 बाई dt प्लस में हो जाएगा यहाँ से लैम्डा 2 n2 एंड दिस इज इक्वल टू लैम्डा 1 n1। ठीक है, और ये इक्वेशन कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर की है और लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। आपने देखा होगा dy बाई dx प्लस में py इज इक्वल टू q, इस प्रकार की इक्वेशन जो है वो हमें देखने को यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, तो y किससे रिप्लेस हो रहा है, y रिप्लेस हो रहा है यहाँ पर n2 से। ठीक है, x किससे रिप्लेस हो रहा है, टाइम t से। p किससे रिप्लेस हो रहा है, तो p यहाँ पर रिप्लेस होगा, देखो किससे रिप्लेस हो रहा है यहाँ पर लैम्डा 2 से। ठीक है, और q यहाँ पर रिप्लेस हो रहा है लैम्डा 1 n1 से। बताओ, यही इक्वेशन मिल रही है देखने के लिए। और इसका सॉल्यूशन आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथमेटिकल फिजिक्स में। इसका सॉल्यूशन होता है, सबसे पहले आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट कीजिए विच इज e की पावर इंटीग्रेशन p dx। तो यहाँ पर हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन एंड लैम्डा 2 और dx मतलब dt हो जाएगा। ठीक है, सो e की पावर लैम्डा 2t हो गया। ठीक है, और फिर इसके बाद इसका जो सॉल्यूशन होता है दैट वाज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड देन dx प्लस में c, ये हमारे पास होता है। तो यहां पर हम रखेंगे तो y का वैल्यू हमारे पास n2, सो n2 इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सो e की पावर लैम्डा 2t, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। फिर q का वैल्यू है लैम्डा 1 n1, है ना, तो लैम्डा 1 और n1 कितना होता है n नोड e की पावर माइनस लैम्डा 1t।
ये इसलिए लिखना जरूरी समझा मैंने क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर dx का मतलब हुआ dt, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। तो q भी हमारे पास टाइम का फंक्शन है दरअसल, इसलिए मैंने लिखा यहाँ पर ताकि इंटीग्रेशन के दौरान ये कवर हो सके। ओके, फिर इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर है विच इज e की पावर λ2t एंड देन dt एंड देन प्लस c। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद देखो लेफ्ट हैंड साइड तो सोल्व होगी नहीं अब आगे, बट राइट हैंड साइड में हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं n नोड λ1, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा e की पावर λ2 माइनस λ1 t dt एंड प्लस में c। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, देखो कितना होगा n नोड λ1 और e की पावर हो जाएगा λ2 माइनस λ1 ऑफ t एंड डिवाइड बाय इसका डिफरेंशिएशन, तो दैट मीन्स λ2 माइनस λ1 एंड देन प्लस में c। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से कांस्टेंट c का वैल्यू हमें नहीं मालूम, तो इसके लिए आप इनिशियल कंडीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कहा था आपको कि जिस समय पर टाइम 0 था उस टाइम पर नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट थे किसके अंदर, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट थे न्यूक्लियाई y के अंदर, वो कितने थे, 0 थे। तो इस कंडीशन का इस्तेमाल करते हुए हम इस c का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से n2 का वैल्यू जब 0 हो जाएगा, ठीक है, तो दिस होल गेट्स 0 एंड फ्रॉम हेयर आई गेट n नोड λ1 एंड e की पावर 0 इज 1, सो डिवाइड बाय ये हो जाएगा λ2 माइनस λ1 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ c। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा यहाँ से कांस्टेंट c। तो इसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। सो n2 का वैल्यू हो गया यहाँ से, ठीक है, n2 का वैल्यू हो जाएगा n नोड λ1 e की पावर λ2 माइनस λ1 ऑफ t, ठीक है, और डिवाइड बाय हो गया λ2 माइनस λ1, ठीक है, और क्योंकि मैंने इसको भी नीचे भेज दिया e की पावर λ2t को, तो यहाँ पर हो जाएगा e की पावर λ2t। ठीक है, एंड देन प्लस का कांस्टेंट c, तो प्लस नहीं ये माइनस है यहाँ पर, तो माइनस का यहाँ पर हो जाएगा n नोड λ1 डिवाइड बाय λ2 माइनस λ1, और इसको क्योंकि मैं नीचे भेजा है तो यहाँ से जाएगा e की पावर λ2t। ठीक है, चलिए इसको आगे देखते हैं। दिस इंप्लाइज दैट n नोड λ1 और डिवाइड बाय हो जाएगा λ2 माइनस λ1। ये तो आप लोग बाहर ले सकते हैं ना, इसको देख लीजिए, दोनों में कॉमन है, दोनों टर्म्स में ये कॉमन आ रहा है। ओके, सो हमारे पास एक्सपोनेंशियल की टर्म अंदर आएंगे, तो देखो यहाँ पर हो जाएगा e की पावर, इसको आप सेपरेटली लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, e की पावर λ2t और मल्टीप्लाइड e की पावर माइनस λ1t, तो ये तो कैंसिल आउट हो रहा है e की पावर λ2t, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा e की पावर माइनस λ1t एंड माइनस में फिर इसको ऊपर भेजेंगे तो यहाँ हो जाएगा e की पावर माइनस λ2। सो ये जो वैल्यू आई है दिस वाज द n2 जो कि टाइम का फंक्शन हमारे पास है। तो टाइम के साथ वेरिएशन आप यहाँ से इस इक्वेशन से देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग जो z है उसके अंदर निकलना चाहते हैं व्हाट आर द नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, प्रेजेंट इन द टाइम t, तो वो कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए आपको इक्वेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। अगर हम लोग n3 का वैल्यू लिखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ जो एटम्स प्रेजेंट थे वो हम जानते हैं इनिशियली n नोड थे, माइनस कर दीजिए, माइनस किससे करेंगे, तो n1 एंड माइनस ऑफ n2, तो ये जो वैल्यू मुझे मिलेगा है ना, n नोड जो इनिशियल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स थे, फिर इतने बचे टाइम t के बाद, ठीक है, x के अंदर, फिर y के अंदर इतने बचे, तो z में कितने बचे, तो टोटल माइनस x के माइनस y के, ये हमारे पास z के बच जाएंगे। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, n नोड जो है वो कांस्टेंट है, n1 का वैल्यू मैंने भी बताया था n नोड e की पावर माइनस λt, वो यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं, और n2 का वैल्यू यहाँ पर मुझे मिल चुका है, तो ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से n3 का वैल्यू भी सोल्व आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है दो केसेस देखने को मिलते हैं और वो दो केसेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केस 1 की बात करता हूँ। सो केस 1 आता है हमारे पास सेक्युलर इक्विलिब्रियम। ठीक है, सेक्युलर इक्विलिब्रियम, इसका क्या मतलब हुआ, सेक्युलर इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि जो हमने x एलिमेंट माना था या x न्यूक्लियाई माना था, उसके अंदर उस मतलब उसकी हाफ लाइफ जो रहेगी न्यूक्लियाई की, वो हाफ लाइफ एक्चुअल में दूसरे वाले के कंपैरिजन में अधिक है। मतलब यहाँ जो आपने λ1 मान रखा था वो λ1 जो है वो लेस देन हो जाएगा किससे, λ2 से। कब, जब हाफ लाइफ टाइम हमारी ज़्यादा हो जाएगी देन x का देन y से। ठीक है, अगर हमारे पास जो पेरेंट न्यूक्लियाई था जो कि x था, इसका हाफ लाइफ टाइम अगर आप बहुत ज़्यादा मान लेते हैं तो आपने देखा था कि हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू का फॉर्मूला कितना था, 0.693 डिवाइड बाय लैम्डा। इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि λ1 इज लेस देन λ2 अगर ये ग्रेटर है तो। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि λ2 के कंपेरिजन में λ1 बहुत छोटा है, तो इस एक्सप्रेशन में आप उसे यहाँ से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली जो e की पावर माइनस λ1t आएगा,
तो क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन लग रहा है ना, तो यहाँ पर लैम्डा 1 कम है और ये माइनस साइन लग रहा है, तो ये वैल्यू आपको ज़्यादा मिलने वाली है किससे, e की पावर माइनस लैम्डा 2t से। तो हम क्या करेंगे यहाँ से कि e की पावर माइनस लैम्डा 2t, यहाँ पर ये जो आ रहा है इसको आप यहाँ से हटा सकते हैं। तो अगर ये चेंजेस आप कर रहे हैं तो ठीक है, तो हमारे पास जो सेक्युलर की जो कंडीशन आएगी सामने, व्हाट वाज दैट कंडीशन, ठीक है। तो वो कंडीशन हमारे पास क्या आ रही है वो देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ से हमारे पास हो जाएगा n2 दिस इज इक्वल टू, ठीक है, और ये तो हमारे पास हो गया n नोट लैम्डा 1 सेम टू सेम n नोट लैम्डा 1 डिवाइड बाय, फिर हमने क्या किया है लैम्डा 1 को नेगलेक्ट कर दिया, ठीक है, डिनोमिनेटर से, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ लैम्डा 2, और यहाँ से हमने कौन से वाले टर्म को गायब किया है, e की पावर माइनस लैम्डा 2, बहुत स्मॉल है ना इस वजह से, तो यहाँ हो जाएगा e की पावर माइनस लैम्डा 1t। ओके, और हम लोग जानते हैं कि n नोट e की पावर माइनस लैम्डा 1t कितने के बराबर है, n1 के बराबर है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं n1 लैम्डा 1 डिवाइड बाय हो जाएगा लैम्डा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आ जाएगा n1 लैम्डा 1 दिस इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2। सो दिस वाज द कंडीशन ऑफ सेक्युलर इक्विलिब्रियम। तो ये हमें किस बारे में बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि y जो हमारे पास था न्यूक्लियाई, उसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स आ रहे हैं उनका जो रेट मुझे मिल रहा है, रेट ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स विच आर कमिंग इन दिस y न्यूक्लियाई, दैट वाज इक्वल टू, ये बराबर रहेगा किसके, जो हमारे पास वहां से जा रहे हैं, ठीक है। मतलब यहां से समझ लीजिए कि जो x से हमें मिल रहे थे नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, उनका जो रेट है वो बराबर रहेगा किसके, रेट ऑफ हमारे पास मतलब रेट ऑफ प्रोडक्शन, रेट ऑफ डिके फॉर द केस ऑफ न्यूक्लियाई वाई, दैट विल बी सेम, ठीक है, ये हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग ये सेक्युलर इक्विलिब्रियम डिस्कस करते हैं। फिर दूसरा हमारे पास आता है केस नंबर 2, केस नंबर 2 इस प्रकार से आएगा ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये हमारे पास होगा ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम, ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम। तो ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि जो लैम्डा 1 है और जो लैम्डा 2 था, इस दोनों का ऑर्डर हमारे पास क्या रहता है, लगभग बराबर रहता है, क्या होता है, लगभग बराबर होता है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है कि जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल वाली टर्म थी, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं इसमें, जैसा पहले था ना e की पावर माइनस लैम्डा 2t, ये हमारे पास अभी नेगलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन लैम्डा 1 लैम्डा 2 के कंपैरिजन में कम नहीं है, इस वजह से आप इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इन दोनों को आप, तो यहाँ डिनोमिनेटर में सेम रखें n नोट लैम्डा 1 डिवाइड बाय लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, तो हमारे पास हो जाएगा n नोट लैम्डा 1 डिवाइड बाय हो जाएगा लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा e की पावर माइनस, ये आपने यहाँ से हटा दिया तो मेरे पास बचेगा e की पावर माइनस लैम्डा 1t, ठीक है। सो दिस इट इज रिटन एज n1 लैम्डा 1 डिवाइड बाय लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, और ये मेरे पास n2 का वैल्यू था, तो ये जो है कंडीशन वो किसकी है, हमारे पास ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम की है, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये है कि जो हमारे पास n2 यानी कि y के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास हैं, तो वो नंबर ऑफ एटम्स जो टाइम t के साथ इस प्रकार से वेरी कर रहे हैं, तो किस टाइम पर, है ना, मैक्सिमम टाइम वो बताइए, t मैक्सिमम टाइम बताइए कि हमारे पास ये जो n2 का वैल्यू है वो क्या हो जाए, हमारे पास मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। मतलब वो टाइम बताइए, मैक्सिमम टाइम जिस समय पे n2 का वैल्यू क्या हो जाए, हमारे पास मैक्सिमम मिल जाए, ठीक है। ओके, तो आप ये बताइए यहाँ से, अगर ये चीज़ आप मालूम करना चाहते हैं तो कैसे मालूम करेंगे, यहाँ जो n2 का वैल्यू है, ठीक है, उसका आप लोग टाइम डेरिवेटिव ले लीजिए और इसका वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि किस टाइम पर हमें n2 का वैल्यू मैक्सिमम मिल रहा है, ठीक है, किस टाइम पर हमें n2 का वैल्यू मैक्सिमम मिल रहा है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये फाइंड आउट अगर करेंगे, ठीक है, तो इसका वैल्यू 0 रखें, ठीक है, यानी क्वेश्चन हमारा किस प्रकार का हो गया, एट व्हाट टाइम, है ना, एट व्हाट टाइम n2 इज मैक्सिमम, ओके। सो dn2 बाई dt इज इक्वल टू कितना रखेंगे, 0, तो इसमें करें एक बार, देखो कितना आएगा, n नोड लैम्डा 1 डिवाइड बाय हो जाएगा लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, ठीक है। और यहां से हम लोग इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन करें तो कितना होगा, माइनस लैम्डा 1 e की पावर माइनस लैम्डा, और स्मॉल t की जगह पर क्या लिखेंगे, टी एम लिख देते हैं, ठीक है, एंड माइनस में e की यहाँ पर हो जाएगा माइनस में लैम्डा 2, ठीक है, और e की पावर माइनस में, ठीक है, और लैम्डा 2 और t, ये मेरे पास आ गया, एंड दैट शुड इक्वल टू 0, और अगर ये 0 है दैट मीन्स हमारे पास आ जाएगा माइनस लैम्डा 1 e की पावर माइनस लैम्डा 1 tm, दिस इज इक्वल टू लैम्डा 2 e की पावर माइनस लैम्डा 2 t, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ से आके सोल्व करते हैं, देखो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, इसको एक तरफ भेज देते हैं, तो लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 मॉडुलस ले लेते हैं ताकि पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास आ जाए, एंड दिस इज इक्वल टू e की पावर माइनस लैम्डा 2 tm एंड डिवाइड बाई e की पावर माइनस लैम्डा 1 tm, ठीक है। अब इसको आगे देखते हैं, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास e की पावर माइनस ऑफ लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, ठीक है, यहाँ पर ये प्लस, ठीक है।
और यहाँ पर हो जाएगा Tm एंड दिस इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, ठीक है। और यहाँ नेचुरल लॉगरिथम आ जाएगा, सो वी आर गेटिंग ln ऑफ लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ से हो गया लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 एंड Tm, ठीक है। सो व्हाट इज Tm? सो Tm का वैल्यू मेरे पास आ रहा है 1 बाय लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 एंड ln ऑफ लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। इस प्रकार से आपने इसका वैल्यू कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो n2 का वैल्यू हमें मैक्सिमम किस टाइम पर मिल रहा है, इस टाइम के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये बात का आप लोग ध्यान रखें। तो ये कुछ मैथमेटिकल पोर्शन था और मैथमेटिकल पोर्शन से ही वो पूछता है दरअसल, और या फिर आपसे जो फॉर्मूले आ रहे हैं इन फॉर्मूले से डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये डिस्कस किया। अब हम लोग आ जाते हैं जो CSR नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके ऊपर। देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि न्यूक्लियाई गिवन है सीजियम का, जिसमें मास नंबर गिवन है 137 एंड इट डिकेज बाय द एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल्स विद द हाफ लाइफ टाइम आपको दे रखा है। सो सीजियम 137 का केस है, और सीजियम 137 किसके अंदर डिके होगा, बैरियम के अंदर होता है, ठीक है, बाय बीटा नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें यहाँ 56 होगा 137 एंड देन यहाँ पर होता है 55, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास होता है, और हाफ लाइफ जो है वो आपको गिवन है इस केस में 30.08 ईयर्स, ठीक है, आपको गिवन है। फिर नेक्स्ट इसमें कहा गया है कि 1 मिलीग्राम सोर्स लिया गया है, 1 मिलीग्राम सोर्स लिया है, ओके। और इसके अलावा हमारे पास जो टाइम इसके अंदर प्रिपेयर करने का है और जहाँ मेज़र करने का है, इनके बीच का गैप जो है वो 40 ईयर्स का जो है वो दिया गया है। तो 40 ईयर्स हमारे पास टाइम है। आपने एक्टिविटी यहाँ से फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो एक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है दैट वाज लैम्डा इंटू एन हो जाएगा, ठीक है। सो दैट मीन्स लैम्डा इंटू एन का वैल्यू हो गया एन नोड ई की पावर माइनस लैम्डा टी। सो टी का वैल्यू हमें पता है, और लैम्डा का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज आपको टी हाफ गिवन है। सो यूजिंग द फॉर्मूला 0.693 डिवाइड बाय लैम्डा, यहाँ से लैम्डा कैलकुलेट करके आप यहाँ पर रख सकते हैं। और एन नोड हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनिशियल में हमने कितने नंबर ऑफ एटम्स जो है लिए थे ऑफ द सीजियम, ठीक है। सो 1 मिलीग्राम में आप देख लीजिए कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। सो 137 ग्राम में होंगे सीजियम के एवोगैड्रोस नंबर के बराबर, है ना, 6.02 इंटू में 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स। तो 1 ग्राम में हो जाएंगे हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23 एंड डिवाइड बाय हो गया 137। और जब 1 मिलीग्राम में निकालेंगे तो 1 मिलीग्राम में जो भी हमारे पास ये वैल्यू आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना 10⁻³ से, ठीक है। और फिर ये वैल्यू आप यहाँ पर रख दें, लैम्डा भी हमें पता है, टी भी पता है। और फिर इसके बाद में जैसे एक्टिविटी आपके पास सामने आ जाएगा तो वो पर ईयर में आपके पास आ जाएगा सोलर के, ठीक है। और पर सेकंड में अगर आपको निकालना है तो जस्ट आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है, डिवाइड कर दीजिएगा 3600 इंटू 24 इंटू 365, ठीक है। तो फिर हमारे पास करेक्ट आंसर इसका मैच कर जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा इसमें कौन सा आंसर मैच कर रहा है। देखिए नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। इसमें दिया है वो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि X है, जो डिके कर जाता है Y में, और फिर उसके बाद वो फर्दर डिके करता है स्टेबल एलिमेंट Z के अंदर। डिके कांस्टेंट X से Y जाने का लैम्डा 1 है और Y से Z जाने का लैम्डा 2 है। अगर हमारे पास में ये गिवन है कि जो हमारे पास X है उसमें इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स n नोड के बराबर है, तो शॉर्ट टाइम्स के लिए नंबर ऑफ एटम्स Z में कितने होंगे। सो सिचुएशन कुछ वैसी सिमिलर ही है जैसा हम लोगों ने उसमें किया था लॉ ऑफ सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन में, कि दैट x गोज टू y एंड देन y गोज टू z। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ जो प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ एटम्स उसके अंदर कितने हैं, n नोड एटम्स प्रेजेंट है इस एलिमेंट के अंदर, ओके। एंड z इज स्टेबल, z इज स्टेबल। डीके कांस्टेंट x से y जाने का लैम्डा 1 और y से z जाने का लैम्डा 2, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। देखो जो लैम्डा आ रहा है ना, इसको अगर आप टाइम से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर वो मेरे पास रिप्रेजेंट करेगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी टू गो फ्रॉम दी डिके x से लेकर के y तक का, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो आपने निकालने हैं। सो n3 का वैल्यू निकालना है फॉर शॉर्ट टाइम्स, है ना, फॉर शॉर्ट टाइम्स, ओके। तो n3 का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट भी करवाया था, दैट वुड बी n नोड माइनस n1 एंड माइनस n2 था, ठीक है। सारी वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ से। देखो n1 का वैल्यू डायरेक्ट हमारे पास आ रहा था n नोड ई की पावर माइनस लैम्डा 1t, देन माइनस में फिर इसके बाद n2 का वैल्यू मेरे पास आ रहा था n नोड, ठीक है, और लैम्डा 1 डिवाइड बाय हो जाएगा लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 एंड देन ई की पावर माइनस लैम्डा 1t माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा, ये मेरे पास आ रहा था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें n नोड अगर मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ तो आप देख सकते हैं ये जो ई की पावर माइनस लैम्डा 1t है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये दोनों टर्म्स जो है ना वो ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस में, ठीक है, ये हो गया हमारे पास ई की पावर माइनस लैम्डा 1t, से बाहर ले लीजिए, ठीक है। देन आई एम गेटिंग फ्रॉम हेयर एज 1 एंड देन यहाँ से हमारे पास आ जाएगा प्लस में
लैम्डा 1 डिवाइड बाय हो गया लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, ये मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। एंड देन फिर इसके बाद हमारे पास में ये वाली टर्म तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ओके। अच्छा फिर एक चीज़ और है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में और लैम्डा 1 डिवाइड बाय लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 और ई की पावर माइनस लैम्डा 2, ठीक है, ये मेरे पास आ गया, देख लीजिए एक बार, ठीक है। एन नोट मैंने बाहर ले लिया एक तो, और फिर इसके बाद ई की पावर माइनस लैम्डा 1 टी जो है ये वाली टर्म्स मैंने अलग कर दिया, तो ये मेरे पास, इसको सोल्व आप कर सकते हैं ना आगे, इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 1 और डिवाइड बाय हो गया लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, ठीक है, तो इससे कैंसिल आउट हो रहा है। सो वी राइट दिस एज एन नोट एंड 1 माइनस में यहाँ से हो जाएगा हमारे पास लैम्डा 2 बाय लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 और ई की पावर माइनस लैम्डा 1 टी, एंड देन प्लस में हो गया हमारे पास लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 और ई की पावर माइनस लैम्डा 2, ठीक है। चलिए एलसीएम भी ले लेते हैं यहाँ से, तो मेरे पास जाएगा एन नोट डिवाइड बाय लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे यहाँ से, तो मेरे पास आएगा लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 और माइनस में दिस लैम्डा 2, और क्योंकि शॉर्ट टाइम की बात करी गई है तो ये जो एक्सपोनेंशियल है ना इसको हम लोग आगे फर्दर देखेंगे, तो हमारे पास आएगा 1 माइनस में इसका देखो एक्सपोनेंशियल कितना होता है, e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर बाय 2, और फिर आगे वाली जो हाइड्रो टर्म्स है ना उनको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमने करना है। सो 1 माइनस में ये हो जाएगा लैम्डा 1 टी, ठीक है, ये हो जाएगा, एंड देन प्लस में लैम्डा 1 स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और हाई ऑर्डर टर्म्स हम लोग लाइन राइट कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस में हो जाएगा लैम्डा 1 एंड देन इसका भी सेम टू सेम इसी प्रकार से। सो 1 माइनस में लैम्डा 2 टी एंड देन प्लस में लैम्डा 2 स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2, इस प्रकार से हमने इसको करना है, ठीक है। अभी ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, जस्ट आप इसको अंदर ले जाएं, शॉर्ट टाइम्स के लिए निकालना था इस वजह से हमने किया, ठीक है। ये मेरे पास आ गया, कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है, देख लेते हैं एक बार। देखो ये लैम्डा 2 से ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इससे ये कैंसिल आउट, ठीक है। तो लगभग टर्म्स जो है ना वो कैंसिल आउट हो रहे हैं यहाँ पे, और फिर इसके बाद यहाँ से आ जाएगा एन नोट डिवाइड बाय लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, ओके। और ये जो 2 आ रहा है इसको भी बाहर ले लेते हैं, और इसमें भी कुछ कॉमन आ रहा है, आप देख सकते हैं टी स्क्वायर लैम्डा 1 लैम्डा 2 कॉमन आ रहा है, ओके। तो मेरे पास आ जाएगा लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, सॉरी लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, ठीक है, ये मेरे पास कॉमन आ रहा है, ओके। और आप देख सकते हैं कि ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट हो रही है। सो फाइनल आंसर विल बी एन नोट बाय 2 एंड लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड टी स्क्वायर, देख लीजिए किसमें मैच कर रहा है ये चीज़, ठीक है। सो दैट वाज अवर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 1 है, दैट वाज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है गेट 2019 का, ठीक है। तो इसमें दिया है हमारे पास कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है एक्स, ओके, और इसका हाफ लाइफ दे रखा है 30 आवर्स के बराबर। तो एक्स का हमें हाफ लाइफ टाइम जो दे रखा है दैट वाज 30 आवर्स, ठीक है। नाउ इट कैन डिके, मतलब इट डिकेज वाया अल्फा बीटा गामा एमिशंस विद द ब्रांचिंग रेशियो फॉर द बीटा डिके बीइंग 0.75। अभी ब्रांचिंग रेशियो क्या होता है उस पर मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। पार्शियल हाफ लाइफ जो है आपने निकालना है फॉर द बीटा डिके इन यूनिट्स ऑफ हावर्स, हावर्स में ही आपने निकालना है उसको। तो देखो ये ब्रांचिंग रेशियो क्या होता है, सो कई बार क्या होता है कि जैसे हमारे पास जो अनस्टेबल एलिमेंट्स होते हैं वो वेरियस डिके ऑफ मोड्स में जा सकते हैं। तो वेरियस डिके ऑफ मोड्स में अगर वो जाएंगे तो ऐसे केस में आप जब नेट उसका प्रोबेबिलिटी देखेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास में जैसे मान लीजिए ये कोई एलिमेंट है x, ठीक है। तो इसका मान लेते हैं y में जाने का, ठीक है, y में जाने का जो हमारे पास में डिके कांस्टेंट रहेगा दैट वाज सपोज लैम्डा 1, ओके, और z में जाने का रहेगा मान लीजिए लैम्डा 2, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से प्रोबेबिलिटी देखना चाहता हूँ ना, तो प्रोबेबिलिटी dt टाइम के अंदर कि वो x से y में चला जाएगा या फिर वो x से z में चला जाएगा dt टाइम के अंदर, तो दोनों में से क्योंकि एक प्रोबेबिलिटी को वो चूज करेगा, दैट मींस यहाँ पर एडिटिव रूल यानी p इज इक्वल टू p1 प्लस p2 आप लोग यहाँ से लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, रूल में। तो यहाँ पर p कितना हो जाएगा, तो p हो जाएगा लैम्डा dt। लैम्डा हमने बताया था ना जो डीके कांस्टेंट होता है उसको टाइम से मल्टीप्लाई करने पर वो प्रोबेबिलिटी हमें देता है, ठीक है। सो लैम्डा dt दिस इज इक्वल टू, फिर इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे, सो लैम्डा 1 dt, फिर प्लस में हो जाएगा लैम्डा 2 dt, बिकॉज द प्रोसेस चूजेज आइदर वन, या तो ये या फिर ये, तो प्लस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो फिर इसके बाद यहाँ से देखें तो ये dt कैंसिल आउट, लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो गया, लैम्डा 1 प्लस में लैम्डा 2, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हो सकता है आपसे यहाँ से अफेक्टिव हाफ लाइफ भी पूछ ले, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि हम लोग जानते हैं कि लैम्डा का वैल्यू कितना होता है 0.693 डिवाइड बाय हाफ लाइफ, मान लेते हैं t से डिनोट कर दिया, देन दिस इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय t1 और फिर 0.693 डिवाइड बाय t2, ठीक है। ये सारे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो 1/t का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 1/t1 प्लस 1/t2। तो अगर आपसे
हाफ लाइफ टाइम पूछे, अफेक्टिव हाफ लाइफ, है ना, इस फिनोमेना के अंदर कि एक्स से वाई में जाए, एक्स में जेड में जाए, ठीक है, तो इसके लिए हाफ लाइफ टाइम कितना हो जाएगा 1/t1 + 1/t2। ये t1 क्या है, हाफ लाइफ दैट एक्स से लेकर के वाई में जाए, इसके लिए है, ठीक है, और एक्स से जेड के लिए t2 हो जाएगा। तो ये हाफ लाइफ का फॉर्मूला आ गया। तो सिमिलरली मैं इसके अंदर भी इसी प्रकार से जिक्र कर रहा हूं कि अगर हमारे पास अल्फा डिके में जा सकता है, बीटा में जा सकता है, गामा में जा सकता है, कौन सा, ये एलिमेंट जो मुझे दे रखा है इस क्वेश्चन में, इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसके लिए लिख सकता हूं लैम्डा = लैम्डा अल्फा हो सकता है, लैम्डा बीटा हो सकता है, लैम्डा गामा हो सकता है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। सो ही चूज आइदर वन, ठीक है, कोई भी हमारे पास एक चूज कर सकता है, ठीक है। अब यहां लैम्डा से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो 1 = लैम्डा अल्फा बाय लैम्डा, प्लस में हो जाएगा लैम्डा बीटा बाय लैम्डा, और प्लस में हो जाएगा लैम्डा गामा बाय लैम्डा, ठीक है। अब ये जो टर्म होती है, ठीक है, ये जितनी भी टर्म्स आप देख रहे हैं ना, दीज रिप्रेजेंट्स ब्रांचिंग रेशोज, ब्रांचिंग रेशो को ये रिप्रेजेंट कर रही है। तो ब्रांचिंग रेशो में किस बारे में बता रहा है कि कौन सा डीके हमारे पास में पॉसिबल रहेगा, ठीक है, तो इस चीज को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जस्ट आप ये देखिए कि जो लैम्डा बीटा बाय लैम्डा है, ठीक है, लैम्डा बीटा बाय लैम्डा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रांचिंग रेशो ऑफ दी बीटा डीके, ठीक है, ब्रांचिंग रेशो ऑफ द बीटा डीके। तो अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ब्रांचिंग रेशो बीटा डीके के लिए 0.75 है, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना है, 0.75 है, ओके। और लैम्डा नहीं गिवन है तो एक काम कर सकते हैं, इसे टी हाफ में बदल दें। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, आपने देखा है कि टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो यहां से हमारे पास हो जाएगा टी हाफ डिवाइड बाय टी हाफ फॉर द बीटा केस। देख लीजिए, लैम्डा बीटा बाय लैम्डा लिखेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने के कारण यहाँ क्या आ जाएगा, टी, यहाँ तो आप ऐसा ही लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ फॉर द केस ऑफ बीटा, ठीक है, एंड डिवाइड बाय हो जाएगा हमारे पास में 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये ऊपर जाएगा, ये नीचे रहेगा, तो इसका मतलब हम ऐसा कर सकते हैं कि टी हाफ डिवाइड बाय टी हाफ फॉर द बीटा, दिस इज इक्वल टू 0.75। और क्वेश्चन में मुझे ये ऐसा कहने लग रहा है कि जो एलिमेंट है इसका हाफ लाइफ दे रखा है 30, तो इसका मतलब ये मुझे 30 दे रखा है और बीटा के लिए हाफ टाइम पूछ रखा है। तो यहाँ से बीटा के लिए कितना हो जाएगा, तो टी हाफ फॉर द केस ऑफ बीटा दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो गया 30 डिवाइड बाय 0.75, और 0.75 कितना होता है 3/4, ठीक है। सो ये कैंसिल आउट होगा 10 पर, और ये 4 ऊपर जाएगा तो 40 ईयर्स, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, 40 ईयर्स। तो इस प्रकार से हम लोग जो है वो न्यूमेरिकल कर सकते हैं, और भी आप रेडियो एक्टिविटी से कर सकते हैं बेस्ड, लेकिन ये CSR नेट और गेट के मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए हैं। ओके, तो होप आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा, और अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।